हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए सुनते हैं एक नई कहानी। रविवार की सुबह वह सर्द हवाओं का मजा लेते हुए चाय पीना अच्छा लगता है। अपने बालकनी में बैठे हुए प्रकृति का आनंद लेने की बात ही कुछ और है। यही फायदा होता है शहर से भी दूर पहाड़ी के ऊपर घर बनाने का। आपको शांति मिलती है और आप प्रकृति के करीब आ जाते हो। जो सुकून इंसान के लिए जरूरी है, पर यह सुकून शिहरन में तब बदल जाता है जब बीती हुई कुछ बातें याद आ जाती है। इस सर्द मौसम में भी पसीना आ जाता है। जिंदगी की रफ्तार में कितना भी आगे बढ़ जाऊं, पर वह बात भुलाए नहीं भूलते, क्योंकि मैंने उस पल को जिया है। बात है 1978 की। हमारे घर में हम 4 लोग हैं, माँ, पिताजी, मैं और मेरी छोटी बहन छाया। पिताजी का बिजनेस अच्छा खासा चलने के बाद श्यामपुर में ही सेटल होने का मन बना लिया। फिर एक अच्छा सा घर खरीदने के बाद हम सह परिवार वहां रहने के लिए रवाना हो गए। नई जगह जाने की खुशी किसको नहीं होती। वैसे ही मैं और मेरी बहन काफी खुश थे, पर पुराने दोस्तों को छोड़ के जाने का गम भी था। हम अपना सारा सामान लेके चल पड़े श्यामपुर की ओर। शहर दिखने में काफी खूबसूरत है, कितने सारे घर, अच्छी सड़कें। हमारा घर शहर से थोड़ा दूर था। वहां पहुंचते ही हमने जब घर को देखा तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतना बड़ा घर, आसपास छोटा सा जंगल और घर से थोड़ी दूर बहती एक छोटी सी नदी। छाया तो मुझसे भी ज्यादा खुश थी। हम दोनों तुरंत ही घर की ओर दौड़ पड़े। पिताजी ने पहले ही घर में सामान रखने के लिए कुछ लोगों को बुला लिया था। घर में घुसते ही हम और भी अचंभे में रह गए। घर में घुसते ही एक बड़ा सा हॉल था। दाहिने तरफ 2 कमरे और बाएं तरफ एक छोटा सा कमरा, पास ही एक अच्छी और सुंदर रसोई। थोड़ा सा आगे जाने पर ऊपर की तरफ सीढ़ियां थी जो ऊपर के कमरों में जाती थी। ऊपर 4 कमरे थे, एक माँ पिताजी के लिए और एक मेरे लिए और एक छाया के लिए, और एक खाली था। घर के पीछे तरफ एक बड़ा सा बगीचा था और बगीचे के लगकर एक छोटा जंगल। सुबह से शाम तक सारा सामान सेट करके रख दिया गया। हल्का कुछ सामान जैसा हाल का सोफा, किचन की डाइनिंग, कुछ कालीन और कुछ बिस्तर पहले से ही घर के साथ था, क्योंकि घर के पहले मालिक सारा सामान लेके गए नहीं और काफी समय से यह घर खाली पड़ा था। दिन भर की भागा दौड़ी के बाद, सब सेटल होने के बाद रात को खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अगले दिन सुबह पिताजी और माँ खाने पर बैठ के बात कर रहे थे। पिताजी ने माँ से पूछा, तुम क्यों इतना घबरा रही हो? कुछ नहीं होगा, माँ ने कहा। कैसे ना घबराऊं? घर में आए और गृह प्रवेश की पूजा तक नहीं हुई, कुछ अपशगुन हुआ तो? पिताजी ने कहा, यह बस तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा। मां उदास थी पर कुछ नहीं बोली। हमारी मां हमारे घर में सबसे ज्यादा पूजा पाठ करने वाली व्यक्तियों में से थीं, और उनके विपरीत हमारे पिताजी उतनी पूजा पाठ नहीं करते थे। कुछ दिन आराम से कट रहे थे। हम स्कूल जाने लगे, नए दोस्त बनने लगे। मां के मन से भी डर चला गया था। सब ठीक चल रहा था। रविवार की एक शाम थी जब मां पिताजी हमें लेके पास के एक पार्क में चले गए, जहां मेरे और छाया के दोस्त आए थे। हम उनके साथ खेलने में मशगूल हो गए। कुछ देर बाद जब सब थक हार कर एक जगह बैठ गए तो आपस में ऐसी ही बात करने लगे, और बात करते करते भूतों की बात आ गई। फिर मेरे किसी दोस्त ने बताया कि हम जहां रह रहे हैं वो जगह पे पहले कोई चुड़ैल रहती थी जो लोगों को मार के खा जाती थी, और उसकी बात में बाकी सब ने हमी भर दी। मैं और मेरी बहन एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हल्के हल्के मुस्कुराने लगे। हम दोनों भाई बहन को इन भूत प्रेत वाली बातों पर काफी दिलचस्पी थी। हम इस बात की सच्चाई पता करने के लिए माँ पिताजी से पूछा, पर उन्होंने ये मनगढ़ंत कहानी कह के हमें टाल दिया था। फिर एक दिन हमने यूं ही बातों बातों में प्लेन चिट खेलने का तय किया, और एक दिन जब माँ पिताजी सो गए तो हम कमरे में प्लेन चिट खेलने की तैयारी करने लगे। हमने पहले से ही एक बोर्ड बना करके रखा था, जिसके चारों बॉर्डर पर हर अल्फाबेट और नंबर था, और बीच में स्टार्ट, एंड, हाँ और ना लिखा हुआ था। बोर्ड के सामने एक मोमबत्ती जला के रख दिए और एक सिक्का बोर्ड के बीच में रख लिए। हम दोनों ने अपनी उंगली सिक्के में रख के आत्मा को बुलाने लगे।
अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हमसे बात करे। कुछ देर ऐसे ही बुलाने की बात हम थक के बंद करने ही वाले थे, पर अचानक से मोमबत्ती फड़फड़ाने लगी। हम ठहर गए, अपनी उंगलियों को सिक्के पर रख के फिर से पूछा, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हमसे बात करें। तो अचानक से सिक्का अपने आप हां पे चली गई। हम दोनों डर और आश्चर्य से भर गए। हमने आगे पूछा, क्या तुम वही चुड़ैल हो जो यहां रहती थी? तो सिक्का ना पे चला गया। हमने उसका नाम पूछा तो सिक्का एक एक करके अक्षर पे गया, MEENA। फिर हमें और आगे खेलने से डरने लगे और खेल को खत्म करते हुए कहा, हम ये खेल बंद कर रहे हैं। तो सिक्का एंड पे चला गया और मोमबत्ती अचानक से बुझ गई। हम डर के मारे सब कुछ ऐसे ही छोड़ वहां से भागे और हॉल के सोफे पर जाके सो गए। अगले दिन सुबह जब मां हमसे पूछने लगी तो हम बहाना बना के बोल दिए कि हम टीवी देख रहे थे और यहीं सो गए। मां ने बहुत डांट दिया। फिर हम स्कूल के लिए निकल गए और स्कूल में जब हमने अपने दोस्तों को ये बात बताई तो किसी ने भी विश्वास नहीं किया। हम शाम को घर आ गए, फिर अपना काम खत्म कर अपने कमरे में पढ़ने के लिए बैठ गए। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुआ और नीचे से एक फोल्ड हुआ पेपर का टुकड़ा आया। जब मैं जाके वह पेपर उठाया और पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें हेलो लिखा था और नीचे लिखा था मीना। मैंने अपनी बहन को यह पेपर दिखाया तो वह भी थोड़ी डर गई, पर मैं हिम्मत करके एक पेपर पर लिखा, तुम यहां क्या कर रही हो, और फोल्ड करके वैसे ही दरवाजे के नीचे खिसका दिया। बस 1 मिनट में ही वहां से और एक पेपर आया, लिखा था, मेरे कोई दोस्त नहीं है इसलिए तुमसे दोस्ती करने आई हूं। डरो मत, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूं। अब हमारी घबराहट थोड़ी कम हो गई। हमने फिर लिखा, ठीक है। तो वहां से लिखा हुआ आया, धन्यवाद। उसके बाद से हम ऐसे ही पेपर के जरिए बात करने लगे। कभी वह हमारी कोई चीज छुपाती और हम उसे ढूंढते। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। अभी तक हमने ये बात न अपने माता पिता और न ही हमारे दोस्तों को ये बात बताए थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब वह हमारा ख्याल भी रखने लग गई थी। हमारे होमवर्क में मदद करना, हमारे लिए चॉकलेट लाना, यहां तक कि वो हमारे बिस्तर के साइड पर पानी तक रख देती थी ताकि अगर हमें रात को प्यास लगे तो हम पानी पी सकें। लेकिन हमें उसकी एक बात अच्छी नहीं लगती थी। हर रात वह हॉल के सोफे को आगे खिसकाती थी। वह मानती ही नहीं थी, हालांकि हमने कई बार मना भी किया था। एक दिन सुबह मेरी बहन को बहुत बुखार आया। सुबह उठकर मां ने देखा कि उसके हाथ पर कुछ काला सा निशान था, जैसे 2 उंगलियां हों। डर से मां एक डॉक्टर से मिलने चली गई। डॉक्टर ने उन लोगों को कुछ दवा दी और वे घर आ गए। 3 दिन बाद उसके गले पर ऐसा काला निशान था और उसे कुछ खून की उल्टी हुई। पिताजी ने मेरी बहन को एक दिन अस्पताल में रखा, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। मुझे लगता था कि आत्मा ये सब नहीं कर रही है। जब मैं अपने कमरे में गया और पूछा कि क्या यह सब आप कर रहे हैं, तो वह कुछ नहीं बताया। मैं रो रो कर पूछने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी खिड़की खुल गई और हवा आने लगी और खिड़की पर मुझे कोई स्त्री की आकृति दिखी। यह देखकर वह भयभीत हो गया, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। मैं भागकर अपनी मां से सब कुछ बताने लगा। हम दोनों हॉस्पिटल की ओर भागे क्योंकि मेरी मां डर गई थी। वहां अस्पताल में हालात और भी खराब था। जब हम अस्पताल पहुंचे, मेरी बहन जिस कमरे में थी वहां अफरा तफरी छा गई थी। पिता की सर से खून बह रहा था। जब मां ने पिता से पूछा कि क्या हुआ, तो पिताजी ने जो कहा उसे सुनकर हमारी रूह कांप गई। थोड़ी देर पहले जब मैं छाया के कमरे में बैठा हुआ था, अचानक से लाइट बंद हो गई। मैं नहीं जानता था कि कहां से हवा जोर से बहने लगी, लेकिन वहां की खिड़की और दरवाजा बंद थे और अचानक छाया की बिस्तर हिलने लगी और छाया की शरीर अचानक हवा में लटकने लगी। मैंने हिम्मत करके उसे पकड़कर नीचे खींच लिया तो ऐसा लगा किसने मेरा गला दबाया हो और मुझे उठाकर दीवार पर फेंक दिया। दीवार पर लगी पेंटिंग से टकराने से मेरा सर फट गया। तभी अचानक उस कमरे में एक नर्स आ गई और सब कुछ देखकर चिल्लाने लगी। आसपास के डॉक्टरों, नर्सों और कुछ अन्य लोग चले आए और कमरे की स्थिति देखकर भयभीत होकर कांपने लगे। एक वार्ड बॉय ने भाग के अस्पताल के मंदिर में जाकर गंगा जल और सिंदूर ले आया और कमरे में आकर
तुरंत ने सिंदूर छाया में लटके हुए शरीर पर फेंककर गंगा जल छिड़क दिया। तुरंत सब कुछ बंद हो गया और छाया का शरीर बिस्तर पर आ गया। वार्ड बॉय मेरे पास आकर बोला, सर ये कोई बीमार नहीं है, ये बाहरी ताकत की वजह से हो रही है। आप किसी अच्छे पंडित या मौलवी से बात करें, इसे पहले की देर हो जाए। ये सब बताते हुए पिता रोने लगे। उन्हें मां ढांढस बंधाने लगी। थोड़ा शांत होने पर पिता ने मां से कहा, पिताजी को बुलाना ही पड़ेगा। मेरे दादाजी पंडित विद्याधर नाथ बहुत अच्छे पंडित थे, जो तंत्र मंत्र सहित कई विद्याओं में पारंगत थे। आजकल जैसे उस वक्त न मोबाइल फोन था और न वाहन की सुविधा। पापा ने जब तार भेजा तो दादाजी तुरंत ही हमारे घर श्यामपुर चले आए। हम दादाजी का राह देखते हुए बाहर ही खड़े थे। वो जैसे ही आए हम सब ने उनका पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। हम घर के अंदर जाने लगे, लेकिन दादाजी को दहलीज पर पहुंचते ही एक झटका सा लगा। वह ठहर गए और कुछ मंत्र पढ़ते हुए अंदर आ गए। तुम इन सब बातों पर यकीन नहीं करते, इसीलिए आज मेरी पोती की जान खतरे में है। मैंने कहा था कि गृह प्रवेश पहले होना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। पिताजी माफ करना, पहले तो मैं भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मैंने इन सब बातों को अपनी आंखों से देखा है। मेरी बेटी को बचाने की कृपा करें। दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों हैं। भगवान होते हैं तो शैतान भी होते हैं। तुम्हारे दोनों बच्चों के पीछे एक शक्तिशाली प्रेत पड़ा है, अपने साथ दोनों को ले जाना चाहता है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। छाया का कमरा कहाँ है? उन्हें पिताजी छाया के कमरे में ले गए। दादाजी ने दरवाजा बंद कर दिया और पिताजी से कहा कि वे बाहर रुकें। फिर दादाजी ने एक बभूत को अपनी पोटली से निकालकर दरवाजे के दहलीज में एक रेखा बनाई और छाया के बिस्तर के चारों ओर एक आयताकार घेरा बनाया। तब वे कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तुरंत कमरे में सब कुछ हिलने लगा और कमरे के एक कोने से एक साया उभरने लगा। वह देखते देखते वह साया दादाजी के सामने आ गई। एक काली धुएं की साया, जिससे सड़े हुए मांस की गंध आ रही थी। दादाजी को वह साया बोलने लगी, तुझे क्या लगता है तू इन दोनों को बच्चा लेगा? तुझ में इतनी हिम्मत नहीं, तेरी शक्ति कमजोर है विद्याधरनाथ। अभी भी वक्त है विद्याधरनाथ, चला जा यहाँ से, वरना अपने पूरे परिवार को खो देगा और साथ ही साथ अपनी जान भी। चला जा, चला जा। इतना कहकर चली गई। दादाजी इतने शांत रहे कि सब सुन रहे थे, फिर कमरे से बाहर निकल गए। हॉल में सभी बैठे हुए थे। पिता ने दादा से पूछा, अब क्या करें पिताजी? मेरी बेटी को बचा लीजिए। मुझे नहीं लगता कि वो कोई साधारण प्रेत है। मुझे कुछ उपाय करना होगा। मैं तुम्हें कुछ सामान की सूची देता हूं, जिन्हें बाजार से जल्दी ले आओ। पिताजी तुरंत बाजार जाकर सब कुछ ले आए। रात को दादाजी हॉल में कुछ साधना करने लगे। वे पद्मासन में बैठे थे और सामने एक छोटे से यज्ञ कुंड में अग्नि जलाई थी। थोड़ा सा मंत्र पढ़ने के बाद दादाजी ने हल्दी और चावल से एक गोल घेरा बनाया और कहा, तुम चारों इस घेरे के अंदर बैठ जाओ और चाहे जो कुछ भी हो बाहर मत आना। आंखें बंद कर लेना, पर बाहर मत आना। हम सब उस गोल घेरे में बैठे रहे। मेरी बहन अभी भी बेहोश थी। घेरे के अंदर बैठे हुए पिता ने उसे अपने गोद में पकड़ा था। दादाजी मंत्रपाठ करने लगे और अग्नि में आहुति देने लगे। ऐसा कुछ देर चलता रहा। फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। सिर्फ दादाजी के मंत्रों की आवाज ही सुनाई देती थी। अचानक सारे दरवाजे और खिड़की जोर से खुल गए। पिताजी को देखकर दादाजी ने कहा, मैं जब तक न कहूं घेरे से बाहर मत आना, बस बैठे रहो। दादाजी वहीं बैठे बैठे बेहोश हो गए। पिताजी दादाजी को बुलाने लगे। पिताजी उठने ही वाले थे कि मां ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पिताजी ने कहा था कि चाहे कुछ हो हमें घेरे में रहना है, भरोसा करें। इतना सुनते ही पिता बैठ गए। करीब आधे घंटे बाद दादाजी को होश आया और खिड़की दरवाजे पहले की तरह स्वचालित रूप से बंद हो गए। दादाजी ने हाथ से रोककर पिताजी को होश में आते ही कहा, मैं स्नान करके आऊंगा, फिर बात करेंगे। हम सब कमरे में बैठे हुए थे जब दादाजी नहा के आकर कुर्सी पर बैठ गए। मां ने उनको चाय दी। पिताजी ने दादाजी से पूछा, आप बेहोश कैसे हो गए? बेटा, अपनी बहन के पास जाओ, उसके साथ रहो। मुझे तुम्हारे माता पिता से कुछ बात करनी है।
मैं अपनी बहन के कमरे में जाकर उसके बिस्तर के पास बैठा रहा। तब दादाजी ने पिताजी को बताया। मैं बेहोश नहीं हुआ था। उस प्रेत के बारे में जानने के लिए अपने आत्मा के जरिए से दूसरे आयाम में चला गया। मेरा शरीर यहीं था, लेकिन मेरी आत्मा बाहर थी, ताकि मैं दूसरे आयाम में जाकर उस प्रेत के बारे में पता लगा सकूं। तो क्या पता चला पिताजी? वह आत्मा बहुत पहले इस घर में अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन उसके पति ने उसको किसी और महिला के लिए छोड़ दिया था, जिसका सदमा वह सहन नहीं कर सकी और एक रात अपने दोनों बच्चों को मारकर खुद फांसी लगा ली। पर उसने अपने बच्चों के मृत शरीर को घर के पीछे दफना दिया था। हमें उस मृत शरीर को निकालकर अग्नि में डालना होगा, जिसे वह बच्चों की रूह को मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हमें ये आधी रात को करना होगा। मां पिताजी के चेहरे डर से सहम गए। दादाजी ने कहा, डरो मत, यह करना अत्यंत आवश्यक है और कुछ उपायों की आवश्यकता है। विधि के द्वारा मैं आपकी रक्षा करूंगा। अगले दिन सुबह उठकर दादाजी बाहर कुछ लेने चले गए। यहां मां और पिताजी रात की पूजा करने में लगे हुए थे और मैं सिर्फ अपनी बहन का ख्याल रख रहा था। शाम होने पर घर में सभी लोग रात की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। अभी तक छाया अपने कमरे में बेहोश थी। दादाजी ने पिताजी को अभिमंत्रित भैरव धागा देकर घर के चारों ओर बांधने को कहा, सिवाय मुख्य द्वार के। रात के लगभग 11 बजे होंगे जब अचानक लाइट चली गई। जब मां रसोई में मोमबत्ती लेने गई, 1 मिनट बाद मां के चीख सुनाई दी। पिताजी और दादाजी दौड़ के उनकी तरफ चले गए। पूछने पर मां ने बताया कि उनका हाथ किसी ने पकड़ खींच लिया था। हॉल में पहुंचने पर मोमबत्ती जलाया गया। फिर पिताजी ने मां के हाथों की ओर देखा और चौंक गए। मां के हाथों में एक हाथ का काला निशान छप गया था। जब दादाजी ने उस पर कुछ बभूत लगाए तो मां को थोड़ा आराम हुआ। दादाजी ने 12 बजे पूजा शुरू करने के लिए तैयार हो गए। दादाजी हवन कुंड में अग्नि जलाकर मंत्रों का पाठ करने लगे और हम सब उनके पास बैठे ये सब देख रहे थे। थोड़ी देर बाद दादाजी ने एक जड़ी बूटी, हल्दी, सिंदूर और बभूत का चूरा बनाकर छाया के कमरे की ओर चले गए। हम उनके पीछे पीछे चले गए। दादाजी कुछ मंत्र पढ़ने लगे और छाया के बिस्तर के चारों ओर एक घेरा बनाया। ये चुरा आत्मा को इस घेरे में बंद रखेगी। अगर वह अंदर आई तो बाहर नहीं जा सकेगी। फिर उन्होंने हॉल में एक और घेरा बनाकर पिताजी से कहा, इस घेरे के अंदर वो आत्मा नहीं आ सकती। चाहे कुछ हो, तुम तीनों इस घेरे से बाहर मत आना। किसी भी हालत में इस घेरे से मत निकलना, चाहे कुछ भी दिखाई या सुनाई दे। दादाजी ने फिर हवन पर बैठ गए और हम घेरे के अंदर। रात के लगभग 2 बजे होंगे जब अचानक बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी और जोर से हवा चलने लगी। दादाजी ने पापा की तरफ देखते हुए कहा, वो आ गई है, तुम्हें पता है क्या करना है। पिताजी ने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। अचानक से छाया के कमरे का दरवाजा खुल गया और कमरे में से छाया का भयंकर हंसने की आवाज आने लगी। दादाजी दौड़ के छाया के कमरे की तरफ चले गए। देखा तो छाया बिस्तर से ऊपर हवा में बैठी हुई थी। उसने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, तुझे क्या लगता है इसे तू बचा पाएगा? और तेरा ये घेरा कब तक मुझे अंदर बांध कर रखेगा? आज तो मैं इसे लेके ही जाऊंगी। पिताजी दादाजी की तरफ देखते हुए भाग गए और दरवाजे के बचे हुए हिस्से को अभिमंत्रित भैरव धागे से बंद कर दिया। पिताजी के ऐसा करते ही वो आत्मा चीखने लग गई। हवा में रहते हुए छाया ने दादाजी के गले को पकड़कर दूर फेंक दिया। थोड़ा संभल कर मंत्र पढ़ते हुए दादाजी ने कहा, तुझे शरीर चाहिए तो मेरा शरीर ले ले। मेरे शरीर में रह के तू ये काम अच्छे से कर सकती है। छोड़ दे इस बच्ची को और ले ले मेरा शरीर। अचानक एक काला साया उसके शरीर से बाहर आने लगी। वो साया छाया का शरीर छोड़ते ही छाया बिस्तर पर बेहोश गिर गई। पूरे कमरे में हवा जोर जोर से चलने लगी। कमरे की सारी चीजें हिलने और गिरने लगी और वो साया दादाजी की तरफ बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो दादाजी के अंदर चली जाती, दादाजी ने पीछे से एक बड़ा सा आईना निकाल उसके सामने रख दिया और मंत्र पढ़ने लगे। पूरा कमरा हिलने लगा और जोर जोर से हवा चलने लगी। देखते ही देखते वो साया आईने में कैद हो गई और चिल्लाने लगी। इससे पहले कि वो साया बाहर आ जाती, दादाजी ने उस आईने को जोर से नीचे गिरा दिया और एक बहुत ही तेज रोशनी उसे निकलकर बिखर गई।
तुरंत ही पूरा कमरा एकदम से शांत पड़ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मां, पिताजी और मैन दौड़ के छाया के कमरे में आ गए। पिताजी ने दादाजी को सहारा देते हुए उठाया। दादाजी पानी पीते हुए बोले, अब कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम्हारी बेटी अब ठीक है। मां और पिताजी ने रोते हुए दादाजी के पांव छूने लगे। दादाजी मां पिताजी को उठाते हुए बोले, उठो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें इस घर की शुद्धि करनी होगी। अब छाया की तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई थी। कुछ दिन बाद दादाजी ने घर में शुद्ध पूजा करवाई। दादाजी ने घर में सबको एक एक भैरव रक्षा सूत्र दिए और कहा, ये तुम्हारे परिवार को हर तरह की हवा, जादू, टोने से रक्षा करेगा। इस बात को बीते कुछ महीने ही हुए थे। एक दिन स्थानीय अखबार में हमारे घर के बारे में एक लेख छपी थी, जिसमें बताया गया था कि करीब 80 साल पहले इसी घर में एक परिवार रहा करता था, जिसमें माता जिनका नाम मीना था, पिता जिनका नाम विशाल था और 2 बच्चे रहते थे। वो एक खुशहाल परिवार हुआ करता था। पर अचानक एक दिन मीना को पता चलता है कि विशाल की एक और पत्नी है जो दूसरे शहर में रहती है। फिर इस बात को लेकर दोनों दिन प्रतिदिन बहस करने लगे और एक दिन विशाल अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को छोड़कर दूसरी पत्नी के पास चला गया। मीना ने कुछ दिनों तक कठिन जीवन जिया, लेकिन अंततः वह इस बात से परेशान होने लगी। फिर एक रात तंग आकर मीना ने पहले अपने दोनों बच्चों को पानी में जहर डालकर मार डाला और फिर हॉल में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज भी मैं उस अखबार की खबर को याद कर डर से कांप जाता हूं। याद आता है कि हमारे बिस्तर पर पानी का गिलास क्यों रहता था और हर रात हॉल में वो सोफा किसक के फैन के नीचे क्यों आ जाती थी। कहानी कैसी लगी कमेंट करें, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें मेल करें या इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुनते रहिए डार्क डायरीज ऑफ माया। थैंक यू।